सबसे बड़ा पद उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब क्या बता रहा हूँ, वो अभी भी शायद वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा पद जो हमारे यहाँ होता था वो आर्मी में, फौज में जो है सोल्जर का, या पुलिस में सिपाही का। इससे ऊंचा पद हमारे गांव में कोई है ही नहीं। मैं उनके बीच में पला बड़ा हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान सपने उतने देखता है जितना उसको आसपास दिखता है, उससे थोड़ा ज्यादा है। हम जो चीज अपने आसपास देखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा है। अगर वो पुलिस के सिपाही है तो हम सोच रहे हैं हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इससे ज्यादा देख ही नहीं सकते, मतलब इससे ज्यादा आपको विजुलाइज ही नहीं करेंगे उसे। तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसी थी। शुरुआत होती है कि शुरुआत में मेरे पापा का ड्रीम था कि बस हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बस इससे बड़ा कोई ड्रीम था ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन ही नहीं थी। तो मेरी आ गई फर्स्ट डिवीजन, तो बड़े खुश हुए इस बात से। उसके बाद था कि अब 12th में भी आ जाए, तो 12th में भी आ जाए। उसके बाद फिर मैं एडमिशन लेने गया बीएससी में। तो एटा में जहां मैं पढ़ता था वहां पे बीएससी का कोई कॉलेज नहीं है, बीएससी का कोई कॉलेज था ही नहीं, मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अभी भी है या नहीं मुझे पता नहीं, मतलब अब तो बहुत दिनों से आना जाना नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त जो है बीएससी करने के लिए आपको बाहर ही जाना था। तो पहली बार मुझे जिसे कहते हैं जिंदगी के पहले झटके तब लगे जब बीएससी में एडमिशन के लिए दिल्ली में एक बार गया था। तो कॉलेज में गया तो फॉर्म ले लेते थे, पैसे दे दिए, फॉर्म ले लिए, अपना फॉर्म भरा, और पता चल जाता था कि एडमिशन तो होना नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट है वो सीबीएसई बोर्ड की हुआ करती थी। हम तो यूपी बोर्ड के, वो भी हिंदी भाषी। तो हम लोग का जो टॉपर होता था वही 85% पे होता था, वहां पे सिलेक्शन 95 पे होता था। तो मतलब, लेकिन ये सोच के शायद यूपी बोर्ड को कंसीडर कर लेंगे, एडमिशन फॉर्म भर देते हैं, ये सब प्रोसेस चल रहा था। तो एक कॉलेज में हम पहुंचे तो बस से जाते थे, एटा से बस जाती थी तो 9 घंटे लगते थे, 25 रुपए नहीं, एटा से दिल्ली, एटा से दिल्ली बस से जाते थे, 9 या 10 घंटे लगते थे उसमें, और 25 रुपए किराया लगता था। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है। तो सुबह जाके आईएसबीटी में जाकर अपना मुंह धोया और अपना किसी से पूछ पाछ के कॉलेज नॉर्थ कैंपस पहुंच गए। वहां पे एक जिंदगी का बहुत झटका ये लगा था कि एक कॉलेज में जब पहुंचे तो थोड़ा सा थके हुए थे, रात भर की जगह हुए, नींद भी नहीं आई। तो शक्ल देखते बोलता है कि तुम कहां से आए हो? मैंने बताया कि सर, नहीं ये भी नहीं बोला कहां से आओ, बोला तुम यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, शक्ल पे लिखा था। तो मैंने कहा मैं यूपी से आया हूँ। बोला अच्छा क्यों आया हो? कि एडमिशन लेना है। फॉर्म चाहिए? मैंने कहा उसने पूछा फॉर्म चाहिए? मैंने कहा हाँ जी फॉर्म चाहिए। तो वो आदमी आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या था, तो 1-2 मिनट बात करके कहता अच्छा रुको मैं आता हूँ। ही केम आउट, विंडो जो होते हैं क्लर्क जो होते हैं, वो क्लर्क ही रहा होगा बाबू। वो उठ के बाहर आया और जो है आके मुझसे बोला कि अच्छा बताओ पिताजी क्या करते हैं? वो 1-2 प्रश्न पूछे, वो कंधे पे हाथ रख के देके चल दिया मुझे ऐसे बाहर के, और बोलता है देखो ऐसा है, यहाँ दिल्ली में कोई हिल्ला नहीं रहेगा तुम्हारा, ठीक है? माँ बाप ने जो कमाया है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? और जेब से 2 रुपया निकाल के सुन दिया मेरे को। कौन सी साल की बात हो गई है? ये बात है 88 की। 2 रुपया निकाल के दिया कि यहाँ से मुद्रिका जाती है कोई बस, तुम बैठो सीधे आईएसबीटी जाओ। तो मैं आके बैठ गया बस में। अब मुझे बड़ा रोना है, अब बहुत छोटा था, 15-16-17 साल का मुश्किल से उम्र है, बड़ा रोना है मुझे। तो 1-2 आंसू निकल गए बस में। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा तो क्या कंट्रोल किया अपने आप को, कोई बात नहीं, जिंदगी का फलसफा है, देखना पड़ता है। फिर थोड़ा और आगे गए तो आईएसबीटी आ गया। तो आईएसबीटी में जाके कुछ खाने वाने को लगा, तो वहां पे एक कुछ खा रहा था मैं, तो उस जमाने में एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था कयामत से कयामत तक। उसका गाना बज रहा था, आमिर खान वाला गाना बज रहा था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो गाना बज रहा था। और मुझे वहां बिजली देकर भगा दिया गया, फॉर्म तक नहीं मिला। मेरे ऐसे आंसू निकलना शुरू हुए वहां पे बैठे बैठे, देखते ना फफक के लोग पड़ते हैं। तो अब लोग इकट्ठे हो गए आसपास की, आप अरे क्या हो गया बच्चे, कुछ पैसे वैसे खत्म तो नहीं हो गए? परसों छिन जाता तो लोग रोते हैं। तो ऐसे करके मैं वहां रो पड़ा, मतलब यंग बॉय स्क्रीनिंग हो गई। तो वही होता ना कि जिंदगी में, मैं आपको एक बात बताऊं संजय भाई, कि जिंदगी में अगर आपकी
बेइज्जती नहीं हो रही है ना, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है ना, तो आप मान के चलो आप कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे हो। क्योंकि जब जब आप अच्छा करोगे या आप कुछ वर्थवाइल करोगे तो आपका मजाक उड़ेगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपके पीछे प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। तो बस उससे डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना। एक और वाक्य जो बहुत जुड़ा हुआ है, किसी दरोगा ने कुछ शब्द कह दिया पिताजी को, वो इसके बाद का वाक्य है। पहले तो यहाँ शायद टर्निंग पॉइंट आईपीएस वाला। हाँ, उसके बाद फिर ये था कि इसका पॉइंट का ये हुआ कि दिल्ली विल्ली घूमने से ना थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग एग्जाम कैसे दिए जाते हैं। हम लोग 12th तक यही नहीं जानते थे कि आईटी होती क्या है। डिडंट नो। मैंने तो कहा छोटा सा जिला, छोटा गाँव। हाँ, जानते ही नहीं थे कि आईटी होती क्या है। लेकिन हाँ, जो 1 साल खाली रहा उसमें ना खूब लोगों से मिला, तो खूब हार्ड वर्क किया। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा सारी बातें, उस वक्त ड्रीम सिर्फ इतना सा था कि कहीं भी एडमिशन हो जाए। मतलब आईटी रुड़की, ये तो बहुत बड़े नाम थे भाई। हमारा तो ऑर्डिनरी बीएससी कॉलेज वाला तो एडमिशन नहीं दे रहा। तो हम तो सोचते थे कि कोई बिल्कुल घटिया से घटिया कॉलेज में बस हो जाए। हाँ, मतलब थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी का था, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी सी 4 पैसे कमा लेंगे और क्या। तो नौकरी बड़ी छोटी वाली तब तक होती है सबसे, मतलब कि बस कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो कुछ भी मिल जाए। इससे ज्यादा ड्रीम था ही नहीं। मतलब कहीं एडमिशन हो जाए, ये था, कहीं एडमिशन हो जाए। तो उसी क्रम में मैंने एग्जाम दिया था, एक पोस्ट भी लिखी थी। तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा के ले गए थे एग्जाम दिलाने के लिए, साइकिल वो भी मांगी हुई। तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन ये गया था कि क्या मैं ऐसे परिवार का हूं जिसमें साइकिल भी नहीं थी। ऐसा नहीं है। दरअसल वो मेरी जो सेंटर था वो आगरा में पड़ा था। तो आगरा हम लोग बस से गए थे। तो वहां पे कोई हमारे रिश्तेदार लोग रहते थे पुलिस पीएससी में सूबेदार, उनके घर हम लोग रुके थे जाकर। तो उनसे साइकिल मांगी थी। तो हमारे भाई साहब हैं, अभी भी हैं, रिटायर्ड हो गए। तो उस साइकिल पे बैठ के जब हम एग्जाम देने गए तो एयरफोर्स स्टेशन में कोई केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर था सेंटर में, अभी भी याद है। संजय, होता क्या है, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे गांव जाते हैं, बच्चे क्या देखते हैं वहां पे। जो हमने देखा ना, तो देखा कि वहां पे बच्चे कार से आए हुए हैं, और कार में भी ना उनके पेरेंट्स है, टीचर, कुछ कुछ उनको पढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, तो कार में भी पढ़ रहा है, इस किताब का नाम पढ़ रहा था, इस किताब का नाम हमने तो अपनी छोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई थी। तो एकदम इसे कहते ना, डर गया। इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े स्मार्ट लड़के, और मैं कहाँ कर पाऊंगा। सब इंग्लिश में बोले, इंग्लिश सुनते ही मैं डिप्रेशन में चला जाता था। ये तो इंग्लिश बोल रहा है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। आप देखो, हिंदी भाषा से नहीं होता है। अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलते तो बेचारा आधा होपलेस हो जाता है। अब आता हुआ नहीं लिख पाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश का इतना बड़ा हुआ है। तो जब ये हो रहा था तो माय फादर समझ गए इस बात को कि ये इनके मतलब नर्वस हो रहा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब देख दाख के। तो हमको दूर लेते हैं वहां से, बड़े समझदार इंसान थे मेरे फादर। दूर लेके वहां बैठा के उन्होंने कहा कि देखो, नवनीत कहते थे हमसे वो, हमने तुमको बढ़िया से एग्जाम। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी उधर खड़ा हुआ था, मैंने इनकी बातें सुन रहा था। बहुत से लड़के तो यहाँ से ताजमहल देखने आए, चिंता मत करो, एग्जाम दो। तो फिर मैंने हिम्मत करके एग्जाम दिया। एक पेपर हो गया, दूसरे पेपर में थोड़ा सा बुखार हो गया, और तुरंत गए साइकिल पर, गोली लेके टैबलेट खिलाई मुझे, कभी लिटा दिया वहीं पे घास में, बुखार न चल रहा है। लेकिन बस ईश्वर की बहुत कृपा थी। और वहां से पापा बैठे रहे, 2 दिन का एग्जाम होता था उधर। तो हमसे बोले, फिर वो मैथ्स के ऊपर के बाद ही बोल दिए थे, बोले कितना हुआ, हमने इतना कर दिया, बोले तुम्हारा हो जाएगा, रुड़की है ये, रुड़की में ऐसे नहीं होता। बोले नहीं, हम बैठे हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने हुए, तुम्हारे बहुत हुए, हो जाएगा तुम्हारा। पिता की मेहनत तो पिता का सपना था। हाँ। शायद
ईश्वर की कृपा से बहुत नाजुक विषय है ये सिजेरा जी के लिए। पिता को बहुत प्यार करने वाले अफसर हैं वो। मैंने उनकी पर्सनल जिंदगी में, मुझे इंटरव्यू के बीच में पूछने नहीं चाहिए सवाल, लेकिन ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि खास तौर से नौजवान पीढ़ी और जो रिश्ते आज टूट रहे हैं, पिता का पुत्र से रिश्ता बहुत अलग अलग हो गया है। एक आईपीएस को आप देखिए, जानिए, महसूस करिए, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो इंटरव्यू बीच में पानी पी रहे हैं, केवल उस पिता की याद में कि जो साइकिल से बिठा के अपने बेटे को लाया, एक एक पल को महसूस कर रहा है। आप उस रिश्ते की गहराई को महसूस करिए। और इस दौर में इस आईपीएस के अलावा एक पिता पुत्र की कहानी, इसीलिए मैं इस इंटरव्यू को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ बीच में, भले वो ना सिकेरा जी ना उस समय भावुक हो रहे हैं। सिकेरा जी, मैं सॉरी, मैं आपको स्थिति में ला रहा हूँ, लेकिन इस दौर में पिता और पुत्र का रिश्ता जब आप लोग को सब कुछ भौतिकता में बह गया है, एक कोई इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, किसी दरोगा ने कुछ पिता दिए, क्या कहते हैं वो, जब मैं शायद आपकी लाइफ पर टर्निंग पॉइंट था, रुड़की में चला गया था मैं, तो रुड़की मैंने पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद मेरे फादर ने उनका रिटायरमेंट आना था, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेचुटी वगैरह होती है वो सब से निकाल निकल के कहा कि चलो एक मकान बना लेते हैं। तो एक छोटा सा मकान जो है बनाना शुरू किया, तो प्लॉट लिया था, तो उस प्लॉट पे उन्होंने बना दिया। तो चूंकि वो ब्लॉक में ही थे, काम करते थे, तो ब्लॉक की जानकारी उनको ठीक ठाक थी, तो ठीक ठाक तरीके से उन्होंने अपने लिया। लेकिन कुछ थे उस वक्त पड़ोसी लोग, कुंडा भाई लोग, दादा भाई लोग, उन्होंने काफी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो अल्टीमेटली जब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी रहती है तो फिर आप पुलिस के पास ही जाते हैं। तो हम पुलिस के पास कभी गए नहीं, बहुत डर। तो फिर मेरे फादर ने हमको फोन किया। उस जमाने फोन नहीं होते थे, तो फोन भी वो किसी क्या करो तो खबर कर देते थे कि वहां चले जाओ। तो मैं भी इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ ही था उसी साल। ये बात शायद 93 की है, हाँ 93 की, या 93 की है 94, दो में से एक है। मैं इंजीनियरिंग में पास कर चुका था। तो हम अकेले नहीं, 5-6 लोग मिलके गए थे। एक डिप्टी एसपी साहब थे, उनसे मिलने के लिए। इट वॉज नॉट दरोगा, ये डिप्टी एसपी। दरोगा वॉज नाइस, मतलब जो सच है वही बताऊंगा आपको। उसने कहा था वो आप बिल्कुल सही है, थोड़ा सा आप उनसे मिल लीजिए। तो वहां हम मिलने गए, तो वो पहले से ही जिसे कहते हैं प्रीकंसीव्ड तैयारी थे कि हमको क्या बोलना है। तो मेरे फादर ने जब उन्होंने बात की, तो मैं जगह ही नहीं थी खड़े होने की, मैं खड़ा हुआ था सिर्फ। तो उन्होंने बातचीत में मेरे फादर ने कहा कि सर देखो, जो लोग वहां झगड़ा कर रहे हैं, आप उनको बुला के उनसे पूछो कि तुम्हारा कोई पेपर है, कोई रजिस्ट्री है, कुछ होना चाहिए, लोकल रजिस्ट्री नहीं है। मेरे पास सब रजिस्ट्री है, आप देख लो एक बार। उनके पास क्या है वो आपको दिखा दे, और आप देखो। उनका अपना सीधा था कि मुझे कुछ नहीं पता, कि अगर झगड़ा हुआ तो मार की लाठी बंद कर दूंगा सबके सामने से। मेरे फादर ने ऐसे करके कागज दिए, सर आप प्लीज एक बार देख तो लो। तो कागज ऐसे फेंक के मारा, वो ऐसे उड़ता हुआ उनके मुंह पे लगा के। वो बहुत कष्टदायक था। देखो होता क्या ना, कभी भी किसी बाप की उसकी बेटे के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो बहुत कष्टदायक था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम नहीं करो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इट्स नॉट माय फादर। तो मेरे फादर ने फिर यही कहा कि देखो आप, मतलब सब लोग घबरा गए, जैसे लाठी मार के बंद कर देंगे, सब बातें हुई, और बहुत कुछ कहा उसने। मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे फादर ने एंड में, देखो होता क्या कि उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं, ले दे के मैं ही था, मैं इकलौता लड़का हूं, और तो कोई था ही नहीं आगे पीछे। तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी बेइज्जती मत करिए, मेरा लड़का भी रुड़की से क्लास 1 इंजीनियर, ये शब्द थे। तो दिस मैन ने जो है इतना गंदे तरीके से बोला, ऐसे इंजीनियर, अच्छा धौंस देते हो, मारे फिरते निकलो यहाँ से, बोला बाहर निकलो, कुछ गंदा बोला। तो बस पापा को हाथ पकड़ के बाहर पसी ले आया, बाहर की बेइज्जती की जरूरत नहीं है, बाहर सकते हैं। फिर मैंने युवा था, तो मैंने कहा पापा चिंता मत करो, ये
300 गज जमीन है, इसके पीछे आप लड़ रहे हो, आप मुझे समय दो। कॉन्फिडेंस आ गया था तब तक, रुड़की से आने का कंप्यूटर साइंस से था उस वक्त, वो कॉन्फिडेंस बहुत था कि अब तो, क्योंकि सी अच्छे कॉलेज जाने का फायदा ये होता है कि ना और फिर बनता है कि आपको ये पता होता है यही तो है बेस्ट, ये तो बेस्ट। तो इनको देख लिया आपने। मैंने कहा मैं 1 साल का समय दो, इससे बढ़िया जमीन खरीदेंगे, इससे बढ़िया घर बनाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन तब एक बात समझ में आ गई थी मेरे उस वक्त, जब 3-4 दिन हो गए तो मेरे फादर का वेट एकदम से गिरना शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हो गया। तो मेरी मदर को एहसास हो गया कि इनको ना कोई बात ऐसी चुभ गई है कि तब मैंने सोचा इस बात को, और उस दिन एक जिंदगी का बड़ा फलसफा समझ में आया। बचपन में जल्दी ही उम्र में समझ में आ गया कि हम लोग जो युवा होते हैं ना, हम लोग सपनों में जीते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी के पास सपने नहीं होते, उसके पास यादें होती हैं। उनकी जो शानदार यादों की जर्नी थी ना, छोटे आदमी थे, बड़े इज्जतदार थे, कभी कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया कि किसी को सामने नजर झुकानी पड़ी हो। उनके आखिरी चैप्टर पे बड़ी बेइज्जती हो गई थी, और उसको वो जैसे कहता ना कि आपका जो रिस्पेक्ट था, इज्जत तो थी उनके पास, और क्या था वो आपने छीन लिया। वो भी किसके सामने? उसके अपने ही भतीजों के सामने, जिनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जिनको बताया कि आप पढ़ो लिखो, आप न्याय से चलो, उन्हीं के सामने आप इज्जत होते हैं। तो जैसे कहते ना कि आपने उनका जो ऑनर होता है ना, रिस्पेक्ट, वो खत्म कर दिया, उसे आपके मन में ख्याल आया, वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, उस वक्त के जो एसपी साहब, डीएम साहब, सबसे कुछ इस पे हो, जैसे आम आदमी जाता भागा फिरा, कुछ हुआ नहीं, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन जाके कहीं किसी मंदिर में मैं मां का लेकर